अब देखेंगे हम क्लास 10th का 6वां चैप्टर, जिसका नाम है त्रिभुज या ट्रायंगल्स जिसको बोला जाता है। ट्रायंगल्स कोई ऐसा नाम नहीं है कि जो हमने बिल्कुल एकदम 10th क्लास में पढ़ा, ऐसा नहीं है ना। 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 9th क्लास तक अगर देखेंगे आप, तो आपने हर क्लास में आपने ट्रायंगल के बारे में कुछ ना कुछ नई बातें यहाँ पर सीखी है। इसके प्रकार क्या होते हैं, तो इसके कोण क्या होते हैं, तो इसकी भुजाएं क्या होती है, तो इसके शीर्ष क्या होते हैं, ये सारी बातें हमने पढ़ी है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, त्रिभुज चैप्टर मैं बच्चों से पूछता भी हूँ कि भाई त्रिभुज चैप्टर जो है वो कैसा है, टफ है या आसान है? कई बच्चे बोलते कि बड़ा आसान है सर, कई बच्चे बोलते कि सर बड़ा टफ है। सारे चैप्टर समझ में आ जाते हैं, त्रिभुज समझ में नहीं आता है। उसका कारण क्या है? कारण क्या है कि आपको पुरानी बातें अगर नहीं मालूम तो त्रिभुज में कहीं ना कहीं समस्याएं आती है। ठीक है ना। पुरानी बातें मतलब जो आपने 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 9th क्लास तक जो पढ़ा है हमने, तो कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं एक दूसरे से संबंधित होती है, इसलिए बातें समझ में नहीं आती है। ठीक है ना। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब हम 10th क्लास अभी यहाँ पर पढ़ रहे हैं, तो सारी बातें हम कवर करते हुए चलेंगे, ताकि कोई भी ऐसी बात न रहे जो कि पिछली कक्षा में थी और इस साल उसका उपयोग कर रहे हैं, हमें वो बात नहीं मालूम। ठीक है। बिल्कुल आसान चैप्टर है, सभी को ये आसान लगने वाला है। देखिए, सबसे पहले अगर हम त्रिभुज की बात करें तो त्रिभुज होता क्या है भाई? क्यों, त्रिभुज की अगर मैं परिभाषा बनाने की बात करूंगा तो क्या होता है, तो बनाने की कोशिश करते हैं। यहां पर एक तो सबसे पहली बात तो एक तो समतल आकृति दिखाई दे रही। समतल मतलब समझते हैं ना, समतल, समतल एक ही तल पर बनी हुई है, एक ही तल पर बनी हुई है। एक तल मतलब ये एक तल हो गया, है ना। उठी हुई नहीं है। मतलब जैसे अगर मान लिया जाए कि मेरे पास में ये मोबाइल है, मोबाइल को मैं अगर इस पर बनाने की कोशिश करता हूँ तो ये मैंने मोबाइल बना दिया। क्या ऐसा है क्या मोबाइल? नहीं। उसके बाद इससे ऊपर उठा भी है, तो ये क्या हो गया? समतल आकृति नहीं है। समतल मतलब एक ही तल पर होना चाहिए, ऐसी आकृति। अच्छा, इसके बाद में और क्या दिखाई दे रहा है इसमें? एक भुजा है, ये दूसरी भुजा है और ये तीसरी भुजा है। 3 भुजा है। ठीक है। क्या 3 क्या है? सरल रेखा है या रेखाखंड है बोल सकते हैं हम। 3 रेखा खंड है। आई बात समझ में? और क्या है इसमें? इसके अंदर अगर मान लिया जाए ऐसी दीवार डाल दी जाए तो इसके अंदर घुसने के लिए कहीं पर दरवाजा नहीं है, दरवाजा नहीं है। इसका मतलब क्या है? बंद आकृति है। अरे गणित को सब्जेक्ट या कोई कॉन्सेप्ट या एग्जाम के हिसाब से पढ़ेंगे तो टफ जाएगा। जो दिखाई दे रहा उसी को पढ़ो, उसी को देखो, तो आप डायरेक्ट परिभाषा और इसकी बड़ी बड़ी प्रमेय आप हल कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए कि ये बोलना क्या चाह रहा है, उसको दैनिक जीवन में लाने की कोशिश करो आप। ठीक है। कभी टफ नहीं जाएगा, ये बात क्लियर है। ठीक है। देखना, जो दिख रहा वही तो लिखा मैंने। समतल आकृति दिखाई दे, 3 रेखाखंड दिखाई दे रहे हैं और अंदर जाने के लिए कहीं पर दरवाजा नहीं है। बन गई ना परिभाषा? कैसी? ऐसी समतल आकृति जो 3 रेखाओं से मिलकर बनी हो और क्या हो? बंद हो। कहने का मतलब 3 भुजाओं से बनी समतल आकृति या एक ही समतल पर बनी आकृति जो क्या हो? बंद हो, इसको क्या बोला जाता है? त्रिभुज बोला जाता है। या तो और शॉर्ट में बोल सकते हैं हम, 3 रेखा खंडों से मिलकर बनी बंद आकृति को त्रिभुज बोला जाता है। बन गई आकृति। अरे मैंने 3 ही तो शब्द का उपयोग किया यहां पर। 3 रेखाखंड, ये हो गया, ये हो गया। अच्छा, इन आकृति की विशेषता क्या रहती है? चाहे दुनिया का कोई भी त्रिभुज हो जाए, त्रिभुज पढ़ रहे हैं इसलिए मैं त्रिभुज की यहां पर बात कर रहा हूं। यहां पर ए, बी और सी क्या है? 3 शीर्ष है। एक शीर्ष है, ये दूसरा शीर्ष है, ये तीसरा शीर्ष है। 3 शीर्ष होते हैं इसमें भैया। जो दिख रहा है उसी की बात कर रहे हैं हम। 3 भुजाएं भी होती है, 3 भुजाएं भी होती है और 3 कोण भी होते हैं। 3 कोण भी होते हैं। देखिए, एक कोण हो गया, ये दूसरा कोण हो गया, ये तीसरा कोण हो गया। सारे 3 होते हैं इसमें। आई बात समझ में? 3 शीर्ष, 3 भुजाएं, 3 कोण। तो हमें त्रिभुज को और आगे कंटिन्यू पढ़ना है। हाँ, ये अलग हो सकता है इसके प्रकार कि ये अधिक कोण वाला हो गया, ये हो गया, ये न्यून कोण वाले हो गए, ये ऐसे इसके अलग अलग प्रकार हो सकते हैं। समकोण हो सकता है। इस प्रकार से
त्रिभुज के प्रकार अलग अलग हो सकते हैं, जहां जरूरत पड़ेगी हम उस पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन ये उठता कि अभी हमें पढ़ना क्या है, 10th क्लास में क्या पढ़ना है। ये तो बातें हमने 6वीं 7वीं 8वीं में पढ़ ली थी। ठीक है, सर्वांग समता और समरूप, यहां पर दो चीजें दिखाई दे रहे, सर्वांग सम और समरूप। देखिए सर्वांग सम थोड़ा सा लाइट कमजोर है यहां पर, ये जो लिखा हुआ है मैं फिर से लिख देता हूं, है ना, आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा। सर्वांग समता, सर्वांग सम, सर्वांग सम ही लिखता हूं मैं बस, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट। ये 9th क्लास में पढ़ा था हमने, और मैं आपको बता दूं कि 9th क्लास का डायरेक्ट संबंध 10th क्लास से, इसलिए हम इस पर ज्यादा डिस्कशन करेंगे। ठीक है, और यहां पर पढ़ना है समरूप, समरूप 10th क्लास में, सिमिलर। पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि जो पहली प्रश्नावली आएगी ना, वो केवल ये दोनों के आधार पर प्रश्नावली पहली मिल जाएगी। अभी जितनी भी बातें करेंगे फटाफट फटाफट आपके 5 मिनट लगेंगे, 5 जितना पढ़ने में टाइम लगेगा उतने समय में आपकी प्रश्नावली ही कंप्लीट हो जाएगी। आई बात समझ में? लेकिन ये कॉन्सेप्ट आप प्रॉपर तरीके से समझ लीजिए, इसको नोट करते हुए चलिए और आपकी प्रश्नावली कंप्लीट, बिल्कुल आसान है। मैं समय मैं हमेशा बोलता हूं कि भैया जैसा नाम वैसा काम, उसको तोड़ लो तो आधा काम हो जाता आपका। कैसे? उसको ब्रेक करो, ब्रेक तोड़ो उसको, किसको? नाम को। सर्वांग सम, देखिए सर्व अंग, सर्वांग हो गया ना, सर्व अंग सम यानी कि समान, बस यही तो है मेन इसमें काम। सर्व अंग समान, सारे अंग समान, बराबर होना चाहिए अंग। देखिए देखिए ध्यान देना, इधर मेरे पास में एक फोटो है, एक फोटो है और ये दोनों दो फोटो है मेरे पास में। ठीक है, मुझे एक बात बताइए कि सर्वांग सम है या नहीं है, सर्व अंग समान है या नहीं है, चेक कर लो। इसको इसके ऊपर ले जा रहा हूं, देखिए देखिए ध्यान देना, इधर कितनी फोटो दिखाई दे रही है आपको? केवल एक, पहले दो थी ना, एक फोटो को उठा के इसके ऊपर रख दिया। अच्छा, इसको इसके ऊपर भी रख के देखता हूं, देखिए इसको इसके ऊपर रख दिया, हाँ बहुत बढ़िया। हुआ क्या है इसमें, इसके जो बाल थे ना, इसके बालों ने इसके बालों को ढक दिया, मतलब ये वाला जो अंग है इसका बालों वाला वो समान है, बालों वाला जो अंग है वो समान है। इसकी जो आंखें हैं, आंखों ने इसकी आंखों को ढक दिया, इसकी नाक ने, इसके होंठ ने इसको ढक दिया, इसके हाथ ने एग्जैक्ट इसको ढक दिया, मोबाइल ने मोबाइल को ढक दिया। मतलब एक एक अंग की अगर बात करेंगे तो सारे के सारे अंग क्या है, इसके समान है, इसलिए सर्वांग सम है। आई बात समझ में? अब देखिए, अब देखिए ध्यान देना, इधर मैं इसको तो अभी थोड़ी देर के लिए इधर हटा देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, इतना ही बड़ा एक पेड़ लेता हूँ, जितनी बड़ी ये लड़की है उतना ही बड़ा यहाँ पर एक पेड़ ले रहा हूँ मैं। देखिए दोनों की ऊंचाई बराबर है, दोनों की ऊंचाई बराबर है। क्या ये और ये सर्वांग सम है? अरे दोनों की हाइट बराबर है, लेकिन सर्वांग सम है या नहीं है? ढाक के देखना पड़ेगा आपको। अरे देखने से ही समझ में आ रहा, ढाकने से काम नहीं चलेगा ना, ढाकने से काम नहीं चलेगा। देखिए इस लड़की ने इसको पूरे को ढक दिया, क्या? बिल्कुल नहीं ढका। कहने का मतलब इनके अंग जो है वो क्या है, समान नहीं है। तो हमें सर्वांग सम में क्या पढ़ना है, क्या पढ़ा था हमने कि भैया एग्जैक्ट दोनों के अंग अगर समान है तो सर्वांग सम। ठीक है, देखिए फिर से और एक बार, मेरे पास में दो हथेली है, एग्जैक्ट हथेली दिखाई दे रही, एग्जैक्ट इसको दोनों सर्वांग सम है या नहीं है? इसको अगर इसके ऊपर रखो तो ढका क्या? नहीं। इसने इसको ढका क्या? बिल्कुल नहीं ढका। तो दोनों सर्वांग सम हुए क्या? हाँ सर्वांग सम है ना, एक जैसी तो है, लेकिन ढकने का तरीका सही होना चाहिए ना। देखिए ये हो गया, मैंने क्या किया, हाथ को उंगली से ढका, इसको इसके ढका, इसको इससे ढका, और आपने देखा कि इस पंजे को या इस हथेली को इस हथेली ने पूरी तरीके से ढक दिया। देखा आपको कितनी हथेली दिखाई दे रही है? एक, अब अभी भी एक दिखाई दे रही। तो दोनों क्या हो गई, आकृतियां सर्वांग सम हो गई। लेकिन सर्वांग समता में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, कौन सा अंग किसके बराबर है? ये अंगूठा इसके बराबर, ये अंगूठा, ये उंगली इसके बराबर, ये इसके बराबर, इसके बराबर, ये इसके बराबर, और ये इतना भाग इसके बराबर। ठीक है ना? तो हम यहां पर बोलेंगे,
हम यहाँ पर बोलेंगे कि इसका ये वाले अंग कैसे संगत है, इसकी ये आंखें क्या है, संगत है, इसकी नाक क्या है, एक दूसरे के संगत है, इसके हाथ एक दूसरे के संगत है, इसके मोबाइल एक दूसरे के संगत है। ऐसी संगतता यहाँ पर होती है। देखना फिर से और एक बार, मजेदार बात देखना। संगत सर्वांग सम यहाँ पर पूरा क्लियर होने वाला है कि हमने 9th क्लास में सर्वांग समता का मतलब क्या पढ़ा है। देखिए, मान लिया जाए कि मेरे पास में एक त्रिभुज है। देखिए ध्यान देना इधर, इस प्रकार से कुछ मेरे पास त्रिभुज है, ठीक है, और इसी के जैसा और एक त्रिभुज है। मैंने क्या किया, इस त्रिभुज को इसके ऊपर रखा तो ढक दिया, मैंने इस त्रिभुज को इसके ऊपर रखा तो ढक दिया। दोनों त्रिभुज कैसे है, सर्वांग सम है। मैं इसको थोड़ा सा तिरछा कर देता हूं, क्या अब सर्वांग सम है? इसको इसके ऊपर रखूंगा तो नहीं ढक पा रहा, इसको इसके ऊपर रखूंगा तो नहीं ढक पा रहा, तो क्या ये सर्वांग सम है या नहीं है? पहले तो था और तिरछा कर दिया तो सर्वांग सम नहीं है। ऐसा नहीं है, सर्वांग सम है ना। आपने जब ये जब सीधा था, देखिए ध्यान देना इधर, जब ये त्रिभुज सीधा था उस समय में हुआ क्या था, ये देखिए आप, इस शीर्ष ने इस शीर्ष को ढका था कि नहीं ढका था? इसको जब सीधा करेंगे तो ये इसको ढकेगा, बिल्कुल ढकेगा। ये जो शीर्ष है वो इस शीर्ष को ढकेगा और ये शीर्ष जो है वो इस शीर्ष को ढकेगा। आई बात समझ में? जब सीधा करेंगे तब। तो हुआ क्या है, यहां पर क्या हुआ है, यहां पर ये हो गया कि ये किसको ढकता है, P को ढकता है। B किसको ढकता है, Q को ढकता है। C किसको ढकता है, R को ढकता है। तो इनके ये वाले जो शीर्ष हो गए, इनको क्या बोला जाता है, संगत बोला जाता है। संगत नाम याद रखना, संगत मतलब साथ में एक जैसे। दो पंजे हैं, कौन किसको ढक रहा है, ये दोनों एक दूसरे को ढक रहे हैं। तो ये अंगूठा इसके संगत है, ये वाली उंगली इसके संगत है, ये वाली उंगली इसके संगत है, ये वाली उंगली इसके संगत है और ये उंगली इसके संगत है। तो ये संगत हो गए, ये इसके संगत नहीं है। अगर ऐसे रखेंगे तो एक दूसरे को नहीं ढक पाएंगे। इसलिए कौन कौन संगत है इसका बड़ा महत्व होता है सर्वांग सम में, ठीक है। देखना, मुझे एक बात बताइए कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम का चिन्ह होता है ऐसा। बराबर, देखिए सर्वांग सम का चिन्ह, बराबरी का चिन्ह लगा दिया जाता है। तो ये तो बराबर हो गया, सारे अंग तो बराबर होते नहीं, इसलिए बराबरी का चिन्ह लगा दिया। लेकिन सर्वांग सम, सारे अंग समान जब भी दिखाना है तब ऐसा चिन्ह लगाया जाता है। कैसा? बराबरी का चिन्ह, और उसके ऊपर इस प्रकार से लगा दिया जाता है। देखना, ये दोनों त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज और त्रिभुज QPR सर्वांग सम हो गए। सही लिखा क्या? चेक तो कर लिया ना, ये इसको ढक सकता है, ये इसको ढक सकता है, तो सर्वांग सम है दोनों त्रिभुज। सर्वांग समता का चिन्ह लगा दिया मैंने बीच में, बिल्कुल गलत। कैसा गलत? मुझे एक बात बताइए कि ये किसके संगत है, P के संगत है कि नहीं है? तो यहां पर पहले ये लिखा तो यहां पर भी P पहले लिखना चाहिए कि नहीं लिखना चाहिए? मतलब सर्वांग सम केवल त्रिभुज को नहीं दिखाना, इसके अंगों को भी सर्वांग सम दिखाना जरूरी है। कहने का मतलब ये हुआ कि पहले ये लिखा है तो ये के जगह क्या है, P है। B है तो B के जगह कौन है, Q है। अरे B का संगत Q और C का संगत R। कितना आसान काम है। पहले जो लिखा था वो गलत था, क्योंकि उल्टा सीधा कर दिया था मैंने। अब देखना फिर से, त्रिभुज BCA सर्वांग सम होगा त्रिभुज PQR। सही है क्या? सही लिखा है क्या? अरे भाई दोनों सर्वांग सम तो है, तो सही लिखा है क्या? बिल्कुल नहीं लिखा है सही। कैसा? B के संगत कौन है, Q है, तो पहले P नहीं लिखना चाहिए, पहले किसको लिखना चाहिए, Q को लिखना चाहिए। C के संगत कौन है, R है, तो R को लिखो। A के संगत कौन है, P है, तो P को लिखो। तो अब बोल सकते हैं कि ये संगत है, यानी कि दोनों सर्वांग सम त्रिभुज हो गए। देखना फिर से लिख रहा हूं मैं, त्रिभुज CBA
सर्वांग सम होगा। अब बताइए क्या लिखूं मैं? सी किसको ढांकता है? आर को। तो पहले आर को लिखना पड़ेगा, या तो यहीं पर देख लो सी का संगत कौन है? आर है। फिर दूसरे नंबर पर बी आया तो बी का संगत कौन है? क्यू है, तो यहाँ पर भी क्यू दूसरे नंबर पर आएगा। फिर ए का संगत पी है तो पी तीसरे नंबर पर इधर भी लिखा है तो तीसरे नंबर पर इधर भी लिखेगा। तो इस क्रम का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। कई बच्चे बोलते हैं कि सर ये तो बड़ी अजीब बात हो गई कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज क्यू पी आर। सर दोनों सर्वांग सम है तो मैंने सर्वांग सम लिख दिया, लेकिन गलत फिर भी क्यों हुआ? तो वो इसलिए हुआ कि आपने संगतता का ध्यान नहीं रखा। ए के संगत पी था तो पहले पी को लिखना चाहिए था, बी के संगत क्यू है तो फिर क्यू को लिखना चाहिए था, सी के संगत जो है वो ए क्रम और ए क्रम बराबर होना चाहिए, एक समान होना चाहिए। क्लियर? केवल इतनी बातें हमने पढ़ी है। कौन सी क्लास में? 9th क्लास में। और फिर इसके कब कब होते हैं सर्वांग सम, उनकी क्या विशेषताएं होती है, वो बातें पढ़ी। केवल इतनी बातें हमने 9th क्लास में पढ़ी है। अब 10th क्लास में क्या पढ़ेंगे? और भी कुछ जो महत्वपूर्ण बातें थी 9th क्लास में, 9th क्लास में जो महत्वपूर्ण बातें थी वो भी जहाँ जहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ेगी उस पर हम डिस्कशन करेंगे। थोड़ा सा धैर्यता से, सब्रता से पढ़िए, सब समझ में आएगा। और साथ साथ में प्रैक्टिस करते रहिए। अगर मैंने कोई प्रमेय सिद्ध की है तो वहाँ पर अपना दिमाग मत लगाओ, अगर सही तरीके से पढ़ना है तो। बच्चे दिमाग लगाते हैं, अरे सर ये तो इम्पॉर्टेंट है ही नहीं, अरे सर ये तो ऐसा तो मेरे बुक में लिखा ही नहीं है तो अब मैंने करूँगा इसको, अरे सर हमारे स्कूल में तो ऐसा बताया नहीं है, ये वाली थ्योरम तो छोड़ ही दी थी, अब ये नहीं करूँगा। अरे होता क्या है, समझ में क्यों नहीं आता? यही कारण है कि जो एग्जाम में ज़्यादातर नहीं पूछा जाता है उस आधार पर वो चीज़ होती है जो एग्जाम में पूछा जाता है। अब बच्चा इसको करने की कोशिश करता है और ये मालूम ही नहीं है, ठीक है ना? तो बेसिक चीज़ें जब तक मालूम नहीं रहेगी तब तक काम नहीं होने वाला। देखना आप, समरूप, अरे नाम ही बड़ा स्पष्ट है भाई, समरूप। सम यानी कि समान, रूप यानी कि रूप वाला, एक समान रूप वाला। वैसे आप किसको बोलते हैं समान रूप वाला? क्यों समान रूप किसको बोलते हैं? समान रूप बोलते हैं अगर मान लिया जाए कि मेरे पास में एक फोटो है, छोटी कर देता हूं मैं थोड़ा सा, और इसकी एक बेटी है, क्या इसकी एक बेटी है और बिल्कुल एक जैसी है। देखा भी होगा आपने कई बार, है ना, माँ बेटी बिल्कुल एक जैसी दिखती है, ऐसा लगता है कि अरे बिल्कुल एग्जैक्ट एक जैसी दिखती है। एक जैसी है, ये लड़की है ये भी लड़की है, ठीक है, एक जैसी है, रूप एक जैसा है, समरूप हो जाएगा। छोटे बड़े हो सकते हैं ना, रूप एक जैसा है, हमें तो रूप से मतलब है। एक त्रिभुज है और दूसरा त्रिभुज है, दूसरा त्रिभुज और है हमारे पास में, ये हाँ, ये त्रिभुज है और एक और त्रिभुज है भाई, और छोटा कर देता हूं मैं, इस प्रकार से एक त्रिभुज ये है। छोटे बड़े हैं लेकिन दिख बिल्कुल एक जैसे रहे, तीन भुजाएं और इधर से ऐसा गया है तो इधर से भी ऐसा गया है, इधर से भी ऐसा गया है। क्या है? अगर दो त्रिभुज या दो फोटो, या आपने देखा होगा ना कई बार, जैसे आप फोटो कॉपी करने के लिए जाते हैं, या चलो ठीक है फोटो खिंचवाते हैं, हम स्टूडियो में जाते हैं फोटो खिंचवाते हैं, फोटो स्टूडियो वाला बोलता है कि फोटो तो खींच ली आपकी, किस साइज की बनाना है? आपने बोला कि भाई साहब मुझे तो क्या है फार्म पर चिपकाने के लिए चाहिए, तो पासपोर्ट साइज की फ़ोटोग्राफ्स दे दो। और फिर देखा कि अरे यार फ़ोटो तो बड़ी अच्छी बनी है, मैं इसको फ्रेमिंग करके भी घर में भी लगाऊंगा, तो आपने बोला कि थोड़ी सी बड़ी भी बना देना एक तो फ़ोटो। जो नेगेटिव है, जो एक बार फ़ोटो खींच ली आपकी, वो उससे आपने एक छोटी बना दी, उसकी एक बड़ी बना दी। भाई इसने फ़ोटो खींची, उसकी एक छोटी फ़ोटो बना दी, एक बड़ी बना दी, और उसको ऐसा लगा कि और बढ़िया फ़ोटो है तो उसने और बड़ी एक बना ली फ़ोटो। ये समरूप है। एक ही फ़ोटो को, मतलब इसी के जैसी ये, इसी के जैसी ये, ठीक है ना, ये क्या कर दी, सेम बना दी, तो ये क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। देखना फिर से और एक बार, इसको तो हटा देते हम। अब हम यहाँ पर एग्जैक्ट चीज़ देखते हैं कि मेरे पास में एक ट्रायंगल है, एक क्या है, त्रिभुज है। देखिए इसको तो मैं अभी हटा देता हूँ, एक त्रिभुज है ये वाला,
और सेम इसी प्रकार से और एक त्रिभुज है, क्योंकि त्रिभुज पढ़ना है हमें तो त्रिभुज पर ध्यान देना पड़ेगा। दोनों कैसे है? समरूप है। मैंने क्या किया, अच्छा मुझे एक बात बताइए कि मैंने दो त्रिभुज बनाए तो इसकी अपेक्षा ये वाली भुजा बड़ी है कि नहीं? है कि नहीं बड़ी? इसकी अपेक्षा ये वाली भुजा बड़ी है कि नहीं? हाँ है ना बड़ी। और इसकी अपेक्षा ये वाली भुजा बड़ी है कि नहीं? हाँ बड़ी है। तो स्वाभाविक सी बात है, जब दोनों समरूप है तो इस कोण को मैंने क्या किया, इस त्रिभुज को बड़ा कर दिया ना, किया कि नहीं किया बड़ा? तो इस कोण से ये वाला कोण बड़ा बनेगा कि नहीं बनेगा? हाँ या ना बोलो जल्दी। इस कोण की अपेक्षा ये कोण बड़ा बनेगा कि नहीं बनेगा? इस कोण की अपेक्षा ये वाला कोण बड़ा बनेगा कि नहीं बनेगा? मैंने उसी चीज को बड़ा कर दिया है, कोण बड़ा बनेगा क्या? हाँ या ना जल्दी बोलो। अभी आप यहां पर ये देखिए कि तीनों कोणों का, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? 180 अंश होता है। और इसी त्रिभुज को मैंने बड़ा कर दिया तो इस कोण की अपेक्षा ये बड़ा हो जाएगा, इस कोण की अपेक्षा बड़ा हो जाएगा, इस कोण की अपेक्षा बड़ा हो जाएगा, तो ये मेरे ख्याल से 360 अंश के लगभग हो जाएगा कि नहीं? तो फिर ऐसा क्यों बोला जाता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है, चाहे कितना भी बड़ा त्रिभुज बनाओ चाहे कितना भी छोटा बनाओ? अरे भाई दोनों त्रिभुज है तो दोनों त्रिभुजों के कोणों का योगफल 180 अंश ही होगा, चाहे आप कितना भी बड़ा बना लो चाहे कितना भी छोटा बना लो। इसका मतलब हुआ क्या, ये बात समझ लो आप। मेरे पास दो त्रिभुज थे और मैंने चाहे उसको कितना भी बड़ा बना दिया, देखिए मैंने इस कोण को इसके ऊपर रखा तो क्या दोनों कोण बराबर है? रख के देख लिया मैंने, बराबर ही है। इस कोण को इसके ऊपर रख दिया, अरे अभी भी बराबर है भैया ये कोण। इस कोण को इसके ऊपर रख दिया तो अभी भी बराबर है। आपको एक बात ये पता चली कि जब आप एक फोटो को बड़ी फोटो बनाते हैं तो उसमें जितने भी कोण बन रहे, कोण की माप उतनी ही रहेगी, केवल उसकी भुजाओं की माप बदल जाएगी। आई बात समझ में? ये तो बात स्पष्ट है कि ये देखिए ये वाली भुजा छोटी है, ये वाली भुजा बड़ी है, ये वाली भुजा छोटी है, ये वाली भुजा बड़ी है, ये भुजा छोटी है, ये वाली भुजा बड़ी है। भुजा बड़ी है केवल, कोण जैसे के वैसी है। आई बात समझ में? तो मजेदार बात पता चली कि नहीं आपको? अब आप देखना, अगर मान लिया जाए कि ये वाला एक पेड़ है ना, ये पेड़ है, अगर मैं इस पेड़ को बड़ा पेड़ बना देता हूँ, बड़ा पेड़ बनाने के बाद इसमें जितने भी कोण बन रहे होंगे, कहीं अगर कोण बन रहे ना, मान लिया जाए कि ये यहाँ पर, यहाँ और यहाँ, इसके बीच में जो कोण बन रहा, और यहाँ पर ये वाला कोण बन रहा, वो बराबर रहेगा चाहे आप कितना भी बड़ा बना दो। ये यहाँ पर एक छोटा सा ये ऐसा जो कोण बन रहा, कहीं की भी बात करो आप, और यहाँ पर भी जो कोण बन रहा, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है। जितने भी कोण बन रहे सारे कोण बराबर रहेंगे, कोण कभी नहीं बदलता चाहे आप उसको कितना भी बड़ा बना दो। आई बात समझ में? आई बात? प्रैक्टिकल करके देखना, आप प्रयोग करके देखना कि एक फोटो आपके यहाँ कोई लगी होगी और उसी की लार्ज फोटो बना के देखना, और उसमें जितने भी कोण होंगे उस कोण को माप देखना आप डी के द्वारा, चांदे के द्वारा। कोणों की माप में कभी परिवर्तन नहीं होता। बस यही कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना है 10th क्लास में, ठीक है? और एक मजेदार बात, इस भुजा की अपेक्षा ये भुजा कितना है मैं ये देख रहा हूँ, इसको थोड़ा सा ऐसा कर देता हूँ बराबर। हाँ, इसकी अपेक्षा देखिए, ध्यान देना, इधर मैं भुजा को माप रहा हूँ, इसकी अपेक्षा यहाँ तक आ गई, एक माप हो गई, और यहाँ से दूसरी माप कर रहा हूँ मैं, डबल। इस कोण की अपेक्षा ये कोण बराबर है, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है, तीनों कोण बराबर है। इस भुजा की अपेक्षा ये जो भुजा है ना, डबल है। मैंने माप के भी देखा ना, अभी देखिए और एक बार मापता हूँ, ये यहाँ तक आई और फिर यहाँ तक। इस भुजा की अपेक्षा ये भुजा डबल है, तो इस भुजा की भी अपेक्षा ये वाली भुजा डबल होगी, इस भुजा की भी अपेक्षा
ये भुजा डबल होगी, गारंटेड है, ये गारंटेड है, गारंटी है इस बात की। देखना मैं इसको और बड़ा कर रहा हूं, मैं इसकी अपेक्षा 3 गुना बना देता हूं इसको। देखिए बस इसी बात को आपको समझना है। यहां पर 1 और 2 माप के कर रहा हूं मैं, 3 गुना, और लो थोड़ा सा अंतर है तो इसको मैं हल्का सा छोटा कर देता हूं। देखिए 1 2 3, आई बात समझ में? मतलब इस कोण के बराबर ये कोण है, इस कोण के बराबर ये कोण है, इस कोण के बराबर, कोण तो बराबर है, कोण में कभी परिवर्तन नहीं होगा अगर दोनों के कोण कैसे रहेंगे, बराबर रहेंगे। लेकिन इस भुजा की अपेक्षा, इस भुजा की अपेक्षा ये जो भुजा है वो 3 गुना रहेगी। अगर ये मान लिया जाए 2 सेंटीमीटर है तो ये 3 गुना मतलब 2 तिया 6 सेंटीमीटर होगी। अगर मान लिया जाए 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर है तो 5 का 3 गुना यानी कि ये 15 सेंटीमीटर होगी। अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये होगा 4 तिया 12 सेंटीमीटर। अब छोटा बड़ा उस पर ध्यान मत देना आप, वैसे इसकी अपेक्षा ये बड़ी दिखाई दे रही तो ये ज़्यादा होगा, उस पर अभी ध्यान मत दो। लेकिन इसकी अपेक्षा ये 3 गुना है तो ये भी इसकी अपेक्षा 3 गुना होगी, इसकी अपेक्षा ये भी 3 गुना होगी। अगर मान लिया जाए कि मेरे पास में वो एक फ़ोटो थी, उसको लार्ज अगर करूँ मैं तो उसका हाथ जिस अनुपात में बढ़ेगा उसी अनुपात में बाकी भी अंग बढ़ेंगे। बात नहीं आई समझ में? जैसे अगर मान लिया जाए कि मेरे पास में जो फ़ोटो थी, अभी यहाँ ध्यान देना, इसमें क्या है, इसमें क्या है कि मेरे पास में एक छोटी सी फ़ोटो है, ये छोटी सी फ़ोटो है, और इसी की मैं क्या कर देता हूँ, बड़ी फ़ोटो कर देता हूँ, बड़ी फ़ोटो कर देता हूँ। इसके हाथ की जो लंबाई है ना, इसकी अपेक्षा इसके हाथ की लंबाई क्या है, 5 गुना है। अगर ये इसकी अपेक्षा है क्या, 5 गुना है, तो इसके मोबाइल का भी जो साइज है ना, हाथ में जो मोबाइल रखा है वो भी इसकी अपेक्षा 5 गुना होगा। इसकी जो नाक की लंबाई है ना, इसकी नाक की लंबाई भी 5 गुना बड़ी होगी। इसके बालों का ये जो साइज है ये भी 5 गुना बड़ा होगा। आई बात समझ में? तो ये होता है समरूपता। समरूपता मतलब एक समान दिखने वाले। बात क्लियर हो गई? अब 2 शब्द आपको मिलेंगे। कौन से कौन से? 2 शब्द यहां पर मिलेंगे। इसको छोटा करके इधर कर देता हूं, देखना आप, हमें 2 शब्द मिलेंगे इसमें। और 2 शब्द कैसे मिलेंगे? 2 शब्द कैसे मिलेंगे? एक अनुपात, अनुपात और समानुपात। इन दोनों बातों को समझो। समानुपात, इन दोनों शब्दों का बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाएगा इस चैप्टर के अंदर। होता क्या है ये अनुपात और समानुपात? मान लिया जाए कि 4 दोस्त है, एक ए है, एक बी है, एक बी है, एक सी है और एक डी है। 4 दोस्त है, अमर, बबलू, चंदू और दक्ष, ऐसे 4 दोस्त हैं। इनकी लंबाइयों का अनुपात ए और बी, इनका जो अनुपात है, मान लिया जाए कि ये 5 फीट का है। ये कितना है? 5 फीट इसकी ऊंचाई है। तो इसकी ऊंचाई कितनी है? बबलू की ऊंचाई 6 फीट है। समझ में आई बात? इनकी हम ऊंचाई की बात कर रहे हैं। ये 5 फीट है तो ये कितना है? 6 फीट है। और चंदू जो है, चंदू और दक्ष, ये जो दोनों लोग हैं, इनका भी कुछ ऐसे ही अनुपात है। देखिए ये चंदू जो है 5 फीट का है तो दक्ष कितना है? 6 फीट का है। 4 दोस्त थे। यहां पर देखना अनुपात किसको बोला जाता है? अनुपात का मतलब क्या हो गया? ए और बी जो है वो कितना है? 5:6। ए का और बी का जो अनुपात है वो कितना है? 5:6। तो इसको आप बटे भी बोल सकते हैं, भागित में लिखेंगे, इसको भी भागित में लिख सकते हैं। कहने का मतलब अनुपात ये है।
अनुपात इसको बोला जाता है। किसको? ये जो दो डाट है अनुपात, इसको अनुपात बोला जाता है। बात समझ में आई? मतलब सिंपल सी बात है। अनुपात का प्रयोग कब करेंगे, कब उपयोग किया जाएगा इसका? जब दो वस्तुओं की तुलना की जाती है आपस में, बस। और समानुपात, देखिए समानुपात, समानुपात, समानुपात कब होगा? आपको मालूम है कि ये दोनों का जो अनुपात है वो कैसा है? समान है, समान अनुपात, समान अनुपात। समानुपात मतलब समान अनुपात। इसका और इसका जब अनुपात समान होता है तब हम यहां पर लिख सकते हैं कि ए बटे बी, या तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि ए अनुपात बी और सी अनुपात डी। ए और बी का अनुपात कितना है? 5:6। सी और डी का अनुपात कितना है? ये भी 5:6 है। तो ये क्या है? दोनों समान है ना, समान है, इसलिए ऐसा लगा दिया जाता है। इसको बोला जाता है समानुपात। और लिखा कैसे जाता है? ए बटे बी, ये जो 4 डाट होते हैं उसके जगह बराबर लगा दिया जाता है सी बटे डी। ये हो गया ना समान अनुपात। ये अनुपात और ये अनुपात समान हो गया। इसकी आपको यहाँ पर ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम, सीधी सीधी बात करते हैं। सर्वांग समता किसको बोलते हैं और समरूपता किसको बोलते हैं? सीधी सीधी बात। अभी तक हमने कई सारे अलग अलग उदाहरणों के द्वारा इसको समझने की कोशिश की। अब सीधी बात करते हैं, मुद्दे पर आते हैं हम। सीधी बात अभी तक हमें ये समझ में आ रही कि आकार समान होना चाहिए। पहले इस बात को समझ लो आप। आकार, आकार का मतलब, आकार का मतलब अगर ये व्रत है, ये व्रत है तो ये भी ये व्रत होना चाहिए। आई बात समझ में? ऐसा नहीं कि एक त्रिभुज और एक व्रत है और दोनों सर्वांग सम, कभी नहीं होगे, जीवन में नहीं होगे। आई बात समझ में? अरे ये व्रत है तो ये भी व्रत ही होना चाहिए। ये पंचभुज है तो ये भी पंचभुज ही होना चाहिए। अच्छा, ये समानांतर चतुर्भुज है तो ये भी समानांतर चतुर्भुज होना चाहिए। हाँ, अगर ये एप्पल है तो ये भी एप्पल ही होना चाहिए। समझ में आई बात? अगर ये एप्पल है तो ये भी एप्पल ही होना चाहिए। ये एप्पल है तो ये भी एप्पल ही होना चाहिए। आई बात समझ में? तभी तभी सर्वांग समता हो सकते हैं। होगे गारंटी नहीं है, ठीक है। तो आकार इसको बोला जाता है, सेम आकार होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक त्रिभुज और एक पंचभुज, या एक वृत्त और एक पंचभुज और एक वृत्त और दो एक समांतर चतुर्भुज, कभी सर्वांग सम नहीं हो गया। अच्छा, आमाप बराबर होना चाहिए। आमाप, आ माप, आओ भाव जैसे बोलते हैं ना हम साधारण भाषा में, आओ भाव सही होना चाहिए बोलते हैं, तो सेम ऐसे ही होना चाहिए। देखिए, इसको इसके ऊपर रखूंगा तो इसने इसको ढक देना चाहिए, और इसको इसके ऊपर रखूंगा तो इसने इसको ढक देना चाहिए। ऐसे आकार से होना चाहिए, ठीक है। अब देखना, आमाप, इसको इसके ऊपर रखूंगा तो इसने इसको ढक देना चाहिए, और इसको इसके ऊपर रखूंगा तो इसने इसको ढक देना चाहिए। इसको इसके ऊपर रखूंगा, इसको इसके ऊपर रखूंगा तो इसने इसको ढक देना चाहिए पूरी तरीके से, और इसने भी इसको ढक देना चाहिए। अकेले के ढकने से काम नहीं चलेगा। देखना फिर से और एक बार, अकेले के ढकने से काम नहीं चलेगा। देखना, बड़ा है, ये छोटा है, इसने क्या किया, इसको ढक दिया। ढक दिया तो क्या सर्वांग सम बोल देंगे आप? सारे अंग समान है क्या? बराबर है क्या? क्यों बराबर है क्या? लेकिन इसने तो इसको ढका ही नहीं, तो सर्वांग सम नहीं हो गए। ढकना जरूरी है भैया, दोनों ने एक दूसरे को ढकना चाहिए। आई बात समझ में? तो आकार और आमाप, अगर दोनों चीजें, आकार का मतलब ये हुआ कि ये व्रत है, जैसा व्रत है वैसे ये भी होना चाहिए। जैसा पंचभुज है वैसे ही, पंचभुज है मतलब 5 भुजा दिखाई दे रहे तो ये भी 5 भुजा की आकृति होना चाहिए। समरूप, समरूप कैसे होगा? मेरे पास में एक व्रत है और भी व्रत है भैया, और भी व्रत है, और बड़ा कर देता हूं मैं। ये समरूप हो गया।
सारे व्रत समरूप व्रत होते हैं। समरूप है ना, एक जैसी बनावट है नहीं इनकी, आकार भी एक जैसा है और आमाप आवश्यक नहीं है कि बराबर हो। देखिए समरूप किसको बोलेंगे? आकार तो समान है, ऐसी दो आकृतियों के आकार समान होते हैं परंतु इनके आमाप समान होने आवश्यक नहीं है। हो भी सकते और नहीं भी हो सकते। देखिए ये और ये दोनों बराबर है क्या? बिल्कुल है। ये और ये दोनों बिल्कुल बराबर है, आकार भी समान है, आमाप भी सही है, समरूप है। इसकी अपेक्षा ये बड़ा है लेकिन आकार एक जैसा है, समरूप है। मतलब सारे व्रत जो होते हैं वो कैसे होते हैं? समरूप होते हैं एक दूसरे के। अब देखिए, देखना व्रत की बात हो गई खत्म। अब महत्वपूर्ण बात देखना, दो आकृति है मेरे पास, एक आकृति छोटी है, एक आकृति बड़ी है। हाँ, एक आकृति छोटी है और एक आकृति बड़ी है। देखिए मैंने क्या किया, इसकी अपेक्षा ये क्या हो गई? बड़ी हो गई। आकार समान है, हाँ, इसके भी 5 भुजा है, इसकी भी 5 भुजा, पंचभुज है। आमाप बराबर है क्या? नहीं, इसकी अपेक्षा ये क्या है? बड़ा है, आमाप है ना। अच्छा, ये दोनों समरूप हो गए क्या? देखना, देखते हैं हम। देखिए इस कोण के बराबर ये कोण है क्या? रख के देख रहा हूँ मैं तो, आप तो माप सकते, चांदे से माप सकते। इस कोण के बराबर ये भी कोण है, इस कोण के बराबर ये भी कोण है, इस कोण के बराबर ये भी कोण है और इस कोण के बराबर ये भी कोण है। आई बात समझ में? तो महत्वपूर्ण बात क्या है कि ये दोनों समरूप हो गए कि नहीं हो गए। तो समरूप होने के लिए क्या होना चाहिए? इनके जो ये वाला कोण इसके बराबर है, ये वाला कोण क्या है? इसके बराबर है, ये वाला कोण इसके बराबर है, और ये वाला कोण इसके बराबर है और ये वाला जो कोण है इसके बराबर है। अगर बहुभुज की अगर बात करेंगे, चाहे त्रिभुज हो, चाहे चतुर्भुज हो, चाहे पंचभुज हो, चाहे कोई भी भुज हो, अगर इनके संगत कोण बराबर है, संगत कोण बराबर है, ये इसके बराबर ये, 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 अगर दो बहुभुज है किसी भी प्रकार के हो, अगर इनके संगत कोण बराबर है तो ये समरूप हो सकते हैं, समरूप हो सकते हैं। लेकिन क्या होना चाहिए? इनकी जो भुजा है ना, इस भुजा की अपेक्षा अगर मान लिया जाए कि 2 सेंटीमीटर है तो ये 3 सेंटीमीटर है। अगर ये मान लिया जाए कि 4 सेंटीमीटर है तो ये 6 सेंटीमीटर है। ये अगर मान लिया जाए कि 4 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना है? 6 सेंटीमीटर है। ये अगर मान लिया जाए कि 4 सेंटीमीटर है तो भी क्या होना चाहिए? 4 सेंटीमीटर होना चाहिए। और ये मान लिया जाए, अभी तो नहीं है ऐसी सिचुएशन, लेकिन मान लिया जाए कि ये 6 है तो ये कितना होना चाहिए? 9 होना चाहिए। एक भुजा की अपेक्षा ये भुजा जितनी गुना है उतनी ही गुना ये भी होना चाहिए, उतनी ही गुना ये भी होना चाहिए, इतनी गुना ये भी होना चाहिए। फिर से और एक बार देखना, महत्वपूर्ण बात, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। देखना, अगर आप इस भुजा को इस भुजा से भाग देते हैं तो कितना आएगा? 2/3 आएगा। इस भुजा को इस भुजा से भाग देते तो 4/6, इस भुजा को इस भुजा से भाग देते तो 4/6, तो लिख दिया मैंने 4/6, तो पहले लिख दिया है ना। इस भुजा को इस भुजा से भाग देते तो 4/6, इस भुजा को इस भुजा से भाग देते तो 6/9। देखिए ये तो कैंसिल नहीं हो रहा, ये 2 से 2 बार, 2 से 3 बार, ये 3 से 2 बार, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। कहने का मतलब इसका भी मान 2/3, इसका भी मान 2/3 और इसका भी मान 2/3। बस संगत कोण बराबर होना चाहिए, भुजाएं आनुपातिक होना चाहिए। मतलब इस भुजा का और इस भुजा का जो अनुपात है वही अनुपात इस भुजा का और इस भुजा का होना चाहिए, वही अनुपात इस भुजा का और इस भुजा का होना चाहिए, वही अनुपात इस भुजा का और इस भुजा का होना चाहिए, संगत वाली बात, ठीक है ना। तो फिर दोनों आकृतियां समरूप होगी। आई बात समझ में? समरूप, रूप तो एक जैसा है लेकिन छोटे बड़े हैं, लेकिन छोटे बड़े भी ऐसे काम नहीं चलेगा। जितना अनुपात इसका है उतना ही अनुपात इसका, इतना ही अनुपात इसका, इतना ही अनुपात सारी भुजा होगा। ऐसा मतलब फोटोकॉपी होना चाहिए, मतलब सीधी बात ही है। ऐसा नहीं कि अरे सर एक पीपल का पेड़ है और एक आम का पेड़ है और बिल्कुल दोनों समरूप है, हो ही नहीं सकते।
पीपल की पत्ती ऐसी, आम की पत्ती ऐसी, पीपल की डालें ऐसी, उसकी डालें वैसी, इसके फल अलग लग रहे, उसको फल अलग लग रहे। अरे समरूप कैसे हो सकती भाई? आकार सेम होना चाहिए। तो आकार तो दोनों का आकार अलग अलग है भाई, इसमें अलग प्रकार के फल लगते हैं, उसमें अलग प्रकार के फल लगते, समरूप हो ही नहीं सकते। दोनों आम के पेड़, एक ही आम के पेड़ की फोटो, दो फोटो खींच लो, एक बड़ी कर दो एक को छोटी कर दो, वो समरूप हो सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो आप पहली बात तो ये परिभाषा नोट कर लीजिए, उदाहरण लिख लीजिए। यहाँ पर दो सर्वांग सम आकृतियाँ और ये सब सारी चीज़ें लिख लो, उदाहरण लिखना है, उदाहरण लिख लो। क्लियर? अब देखिए समरूप पर आ जाओ, क्योंकि अपने को जो इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है वो सर्वांग सम तो हमने 9th क्लास में पढ़ा था, और इसमें पढ़ना है समरूप। ठीक है, क्या पढ़ना है? दो समरूप आकृतियों के आकार समान होते हैं, परंतु इनकी आमाप समान होने आवश्यक नहीं है। ये बातें हमने पिछले बार परिभाषा में पढ़ चुके। सभी सर्वांग सम आकृतियां समरूप होती है, परंतु सभी समरूप आकृतियां सर्वांग सम होना आवश्यक नहीं है। बिल्कुल सही बात है। देखना, मुझे एक बात बताइए कि ये वाला वृत्त और ये वाला वृत्त समरूप है क्या? सर्वांग सम तो है, समरूप भी है। क्यों? क्योंकि इसके आकार बराबर है, आमाप भले कम ज़्यादा हो। यहाँ पर तो आमाप भी बराबर है भाई। यहाँ आमाप समान होना आवश्यक नहीं है, लेकिन समान हो भी सकते हैं, ये भी बात याद रखना। तो जितनी भी सर्वांग सम आकृतियाँ हैं ना, सारी की सारी समरूप भी है, लेकिन ये दो आकृतियाँ समरूप तो है लेकिन सर्वांग सम नहीं है, क्योंकि इसके अंग क्या हो गए? कम ज़्यादा हो गए। ये सर्वांग सम नहीं है, समरूप है लेकिन सर्वांग सम नहीं है। तो सभी सर्वांग सम आकृतियाँ समरूप हो सकती है, परंतु सभी समरूप आकृतियाँ सर्वांग सम होना आवश्यक नहीं है। ये बात भी आपको यहाँ पर नोट करना आवश्यक है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है यहाँ पर, क्या? सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर ये है। क्या है महत्वपूर्ण बात? देखिए यहाँ पर क्या बोला है, इस बात को समझ लो पहले। भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। बना ही देता हूँ ना मैं, कौन सा बनाऊँ इसमें से? ये वाला बना देता हूँ, है ना, ये। और इसी को मैं बड़ा कर देता हूँ, इसी को बड़ा कर देता हूँ। दो आकृति है मेरे पास में, ए बी सी डी ई, और इसका नाम है पी क्यू आर एस और टी। इस बात को समझना, बस यही मेन कॉन्सेप्ट है इसका चैप्टर का। भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज, ये भी पंचभुज है और ये भी पंचभुज है, समरूप होते हैं। ये समरूप तभी होंगे कब? जब इन दोनों शर्तों को संतुष्ट करता हो, इन शर्तों को संतुष्ट करता हो। देखना शर्त क्या बोलता है, उनके संगत कोण बराबर हो। आपको तो मेरे ख्याल से बताने की जरूरत नहीं है कि कौन किसके संगत है। ये वाला इसके संगत है, ये वाला इसके संगत है कि नहीं है? और ये वाला जो है इसके संगत है, और ये वाला जो कोण है वो इसके संगत है, और ये वाला कोण जो है वो इसके संगत है। मैंने चिन्ह भी बराबर अलग अलग बना दिए। संगत कोण बराबर होना चाहिए। आपके देख लो भाई, मेरे पास में तो ये डिजिटल बोर्ड है तो मैं ऐसे ही नाप लेता हूँ। आप तो चांदे से नाप सकते हैं, आप चांदे की सहायता से माप सकते हैं इसको। देखिए ये कोण इसके बराबर है, बिल्कुल है। ये वाला कोण इसके बराबर है, हाँ है, बिल्कुल है। ये वाला भी कोण बराबर है, हाँ है, बराबर। ये वाला भी कोण मैं रख के देख रहा हूँ ना उसके ऊपर, ये भी बराबर है। और ये वाला तो पहले नाप लिया था हमने। संगत कोण कैसे है? बराबर है। भुजाएं आनुपातिक होना चाहिए, इनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में अर्थात समानुपाती हो। कहने का मतलब इसकी अपेक्षा ये 4 है तो इसकी अपेक्षा ये 6 है, 4/6। इसकी भुजा का और इसकी भुजा का जो अनुपात है वो कितना है? 2 से 2 बार और 2 से 3 बार। ये 8 है तो ये 12 है, मतलब ये 8/12 अगर करेंगे तो 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। आगे बात समझ में। देखिए
इसका अनुपात और इसका अनुपात बराबर। कहने का मतलब इन भुजाओं का इसकी अपेक्षा ये जितने गुना है उतने गुना ये भी होना चाहिए, 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 बस। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो गए, समरूप हो गए। दोनों क्या हो गए, समरूप हो गए। चलिए यहाँ पर क्रियाकलाप है, ऐसे कई सारे क्रियाकलाप पर हमने डिस्कशन कर लिया। यहाँ पर क्या बोलना चाह रहा कि एक भैया लाइट लो, यहाँ एक लाइट लो, लाइट ले लिया, ठीक है, चलिए लाइट ले लिया, और एक फ्रेम बनाओ, आपने एक फ्रेम बना दी, या कार्डबोर्ड को कट कर दिया। मेरे पास में अगर कोई कार्डबोर्ड है तो उसमें एक मैंने इस प्रकार से कट कर दिया, और यहाँ पर कोई बड़ा सा कागज़ रखो। यहाँ से जो लाइट आएगी तो ऐसी परछाई यहाँ पर बनेगी। देखिए यहाँ पर ये था और यहाँ पर कोई बड़ा कार्डबोर्ड है आपके पास, तो यहाँ से जब लाइट आएगी तो यहाँ पर इसकी अपेक्षा बड़ी परछाई बनेगी, इसी की परछाई बड़ी बनेगी। मतलब जहाँ से कट है ये, वहाँ से यहाँ पर लाइट दिखेगा। तो ये आकृति में इस भुजा की अपेक्षा ये जितने गुना है उतनी ही गुना ये भी बनेगी, उतनी ही गुना ये भी बनेगी, इतनी ही गुना ये भी बनेगी, इसकी अपेक्षा बड़ी बन जाएगी। ठीक है ना, तो यही है। तो ये आकृति और ये आकृति क्या होगी, समरूप आकृतियाँ होगी। ऐसे कई सारे क्रियाकलाप आप करके देख सकते हैं, और ऐसे क्रियाकलापों पर हमने पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं। ठीक है, अब देखेंगे हम प्रश्नावली 6.1। बिल्कुल आसान है, आप इसका आंसर दे सकते हैं। देखना, सभी व्रत कैसे होते भाई, क्यों सभी व्रत कैसे होते हैं। मेरे पास में एक व्रत है, एक बड़ा व्रत है, और इससे और बड़ा है, इससे और छोटा भी बना देता हूँ मैं, एक छोटा बना देता हूँ। अरे कितना भी बड़ा बनाओ, कितना भी छोटा बनाओ, लेकिन सभी व्रत कैसे होते हैं, समरूप होते हैं कि सर्वांग सम होते हैं। सर्वांग सम है क्या ये? इसको इसके ऊपर रखोगे तो ढक देंगे क्या एक दूसरे को? नहीं ढक पाएंगे। ढक पाएंगे क्या? नहीं। लेकिन ये क्या है, सर्वांग सम नहीं है, समरूप है, रूप एक जैसा है इनका, है ना। तो क्या हो जाएगा, समरूप। क्या बोलेंगे, समरूप। यहां पर ऑप्शन भी दे दिए, सर्वांग सम हो गए कि समरूप हो गए, तो समरूप हो गए। अगर बराबर बराबर रहेंगे तो सर्वांग सम हो गए। ठीक है, सभी वर्ग होते हैं समरूप की सर्वांग सम। वर्ग है मेरे पास, एक वर्ग है, और ऐसे ही और एक वर्ग है। वर्ग में क्या होना चाहिए, इनके कोण देखता हूं मैं। देखना, इस कोण के बराबर ये कोण, इस कोण के बराबर ये कोण, इस कोण के बराबर ये कोण, इस कोण के बराबर ये कोण। इसकी इस भुजा की अपेक्षा ये 2 गुना है, तो इसकी अपेक्षा भी 2 गुना, इसकी अपेक्षा भी ये 2 गुना, इसकी अपेक्षा भी ये 2 गुना। ठीक है, क्या हो गए, सभी वर्ग समरूप हो गए। समरूप है क्या ये? हाँ समरूप है ना। सर्वांग सम है क्या? नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे को पूरी तरीके से नहीं ढक पाएंगे। ये तो बड़ा है इसलिए ढक देगा, ये छोटा है तो नहीं ढक पाएगा ना पूरी तरीके से। तो क्या होगा, समरूप होगा। सभी वर्ग कैसे होते हैं, एक दूसरे के समरूप होते हैं। अब देखिए, सभी खालिस्तान त्रिभुज समरूप होते हैं। त्रिभुज देखिए, मेरे पास ये वाला एक त्रिभुज है, कैसा है, समबाहु त्रिभुज। देखिए ये वाला, ये वाला और ये वाला। अब मैं क्या करता हूँ, इसका एक बड़ा त्रिभुज बना देता हूँ। कैसा बना दिया, ये भी समबाहु त्रिभुज है। ये भुजा, ये भुजा और ये भुजा कैसी है, बराबर। तीनों भुजाएं बराबर, सम बाहु, तीनों भुजाएं बराबर। सम यानी बराबर, बाहु यानी भुजा। ये क्या हो गए, सर्वांग सम हो गए कि समरूप हो गए? तो समरूप हो गए, तो मैंने समरूप बनाया यहाँ पर। चाहे आप 3 बराबर भुजा वाले कितने भी त्रिभुज बना लो, कितने भी त्रिभुज बना लो, तो सारे के सारे क्या रहेंगे, समरूप रहेंगे। क्यों रहेंगे समरूप? क्यों? क्योंकि समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण कितने अंश के होते हैं, 60 अंश के होते हैं। आई बात समझ में? तीनों भुजाएं बराबर तो तीनों कोण भी बराबर हो गए, और इसके भी संगत कोण 60-60 अंश के, 60 तो ये भी 60 और ये भी 60 हो गए। बात क्लियर है? तो यहां पर क्या आ जाएगा, समबाहु आ जाएगा, समबाहु। अब आप बोलेंगे कि समबाहु, देखिए ध्यान देना, इधर समबाहु आएगा, है ना।
अब मुझे एक बात बताइए कि समद्विबाहु हो सकते हैं क्या? देखिए, एक ये समद्विबाहु है और एक समद्विबाहु और बना देता हूं मैं। देखिए, ये भुजा और ये भुजा क्या है? बराबर है ना? दोनों भुजाएं बराबर है। और इस त्रिभुज की भी ये दोनों भुजाएं बराबर है। ये भी समद्विबाहु है और ये भी समद्विबाहु है। अगर मैंने यहां पर समद्विबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं बोल दिया तो ये समरूप है या नहीं है? चेक कर लेता हूं मैं, समरूप है या नहीं है। देखिए, इसका ये कोण इसके बराबर है क्या? कहा है दोनों कोण बराबर नहीं है। ये दोनों कोण बराबर है क्या? नहीं है। ये दोनों कोण बराबर है क्या? नहीं है। अरे समरूप हो गए नहीं भाई, हो गए क्या? समरूप नहीं हो गए। मतलब प्रत्येक द्विबाहु त्रिभुज समरूप हो ऐसा जरूरी नहीं। समत्रिबाहु समरूप हो गए या समबाहु त्रिभुज समरूप हो गए, क्योंकि इनके कोण क्या 60-60 अंश के होते हैं। ठीक है। अच्छा, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए भैया। ये जो नियम है, इस नियम को याद रखना। संगत कोण कैसे होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। और उनकी भुजाओं का अनुपात जो होता है, उनकी भुजाएं क्या होना चाहिए? समानुपाती होना चाहिए। समानुपाती, ठीक है ना? अगर मान लिया जाए एक त्रिभुज आपके पास ये है, एक त्रिभुज ये है ए बी सी और पी क्यू आर, ठीक है। अब देखना, ए को, ए बी को, इस भुजा को अगर इस भुजा से भाग दिया जाए, किसका? पी क्यू का, और इस भुजा की लंबाई को इस भुजा की लंबाई से भाग दिया जाए, किसको? ए सी को पी आर से, और इस भुजा की लंबाई जो है बी सी और इसकी लंबाई जो है क्यू आर, ऐसा भाग दिया जाए तो तीनों क्या हो गए? बराबर हो गए, यानी कि समानुपाती हो गए। जब दो त्रिभुज समरूप है तो इनके संगत कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये कोण इसके बराबर होगा, कई बार देख चुके हम, और इनकी भुजाएं आनुपातिक होगी। क्लियर? चलिए, तो अपना ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हुआ। अब देखेंगे हम निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। अरे कई सारे उदाहरण दे चुके भाई, समरूप आकृतियों के उदाहरण देना है, दे दो। एक वृत्त ये है और एक वृत्त थोड़ा सा बड़ा कर दो, ये समरूप है। हाँ, पहला उदाहरण हो गया। ये समरूप, इसका समरूप ये है। कोई ज़रूरी नहीं कि बहुभुजी बनाओ आप, ये स्टार बना दिया मैंने, ये भी हालांकि बहुभुज का ही प्रकार है। और ये, इसको मैं बड़ा बना देता हूँ, ये कैसे है? समरूप है। ठीक है। समरूप नहीं है, ऐसे समरूप नहीं है, उसके उदाहरण देना है। आप देख लेना, यहाँ पर एक इसका दो दो युग्म बोला था, तो यहाँ पर ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया और ये तीसरा हो गया। ज़्यादा उदाहरण दे दिए हमने। हाँ, ऐसी आकृतियाँ जो समरूप नहीं है। देखिए, ये तो बड़ा आसान काम है भाई। एक वृत्त बना दिया आपने और क्या बना दिया? एक वर्ग बना दिया। ये समरूप हो ही नहीं सकते। हो सकते क्या? आकार ही एक जैसा नहीं है। आप तो बाद में देखेंगे, आकार ही एक जैसा नहीं है, आकार एक जैसा होना चाहिए। एक स्टार बना दिया और एक आपने ये बना दिया, हाँ, ये बना दिया। ये समरूप है क्या? नहीं है, क्योंकि आकार ही एक जैसे नहीं है ना। ये स्टार है और ये त्रिज्याखंड है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है। तो ऐसे कई सारे उदाहरण आप देख सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं हम। बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं है? है या नहीं है? देखना, चेक करता हूं मैं। इस कोण के बराबर ये कोण है क्या? नहीं। ये 90 अंश से बड़ा दिखाई दे रहा, ये छोटा दिखाई दे रहा। कहने का मतलब कोण यस बराबर नहीं है कोण डी, जबकि बराबर होना चाहिए ना, समरूपता के लिए बराबर होना चाहिए। कोण आर बराबर नहीं है कोण सी। अरे भाई, यहाँ पर क्या है? सारे 90 अंश के हैं। यहाँ पर ये दो कोण 90 अंश से ज़्यादा है, ये दो कोण 90 अंश से कम है, तो चारों में से कोई भी संगत कोण बराबर नहीं है।
तो हम यहां पर बोल सकते हैं कि संगत कोण समान नहीं है, अतः समरूप आकृति या नहीं होगी। आकृति या नहीं होगी। आई बात समझ में? नहीं होगी। समझ में आ गई बात? ठीक है। हाँ, हमने दो बातें पढ़ी थी कि संगत कोण बराबर होना चाहिए और भुजाएं आनुपातिक होना चाहिए। यहां पर भुजाएं आनुपातिक है, देखना ना, 1.5/3, 15 दूनी 30 मतलब 1/2 हो गया। या तो ऐसा भी बोलिए कि 1.5/3 है, 1.5 दशमलव हटाऊंगा तो नीचे एक शून्य लग जाएगा कि नहीं? जितने अंक के बाद दशमलव साइड से उतने नीचे शून्य लग जाएंगे। और 15 दूनी 30 कितना आ गया? 1/2। मतलब किसका किसका अनुपात निकाला? यस आर बटे डी सी। ये दो भुजाओं का अनुपात इतना है 1/2। अरे इसका भी तो अनुपात उतना ही, इसका भी अनुपात उतना ही, इसका भी अनुपात उतना ही है। मतलब समानुपाती तो है इनकी भुजाएं, संगत भुजाएं समानुपाती है, लेकिन कोण बराबर नहीं है ना। तो पहली शर्त तो यही है कि कोण बराबर होना आवश्यक है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। अगर कोण बराबर रहेगा तभी समरूप होगे, नहीं तो नहीं होगे। तो बस हो गई बात खत्म, समरूप नहीं है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से पहली प्रश्नावली यहाँ पर आपकी पहली सफलता बोल सकते हैं हम, है ना। जो चैप्टर है जिसको बड़ा कठिन समझते थे हम, और वो कठिन चैप्टर बड़ा आसान निकला। आसान नहीं निकला ना। क्या है, कोई इतनी बात जो मेरे ख्याल से 3rd क्लास में भी अगर कोई बच्चा पढ़ता है उसको भी बता दो, जो स्कूल ही नहीं गया उसको बता दो कि भैया जो बिल्कुल एक जैसे आकार और आमाप है, आमाप भी और आकार भी, उसको सर्वांग सम बोलते हैं। तो बता देगा कि सर्वांग सम क्या है। बिल्कुल एग्जैक्ट एक जैसा रहेगा, बराबरी के रहेंगे। जो एक इसको ढाक देगा वो भी इसको ढाक देगा, आपस में एक दूसरे को ढाक देते तो सर्वांग सम। और समरूप किसको बोलते हैं? कि एक वस्तु है उसी को आपने बड़ा कर दिया। फोटो है, फोटो को बड़ा कर दिया। कोई फोटोकॉपी करने जाते हैं तो बोलते कि भाई साहब इसकी बड़ी फोटोकॉपी बना दो, तो दोनों एक दूसरे के समरूप हो गए। उसमें क्या होते हैं? आकार एक जैसे होते हैं, आमाप अलग अलग हो सकते हैं। बस इतनी सी तो बात पढ़ी है अभी तक हमने, ठीक है ना। इसमें कुछ धरा ही नहीं है, मतलब बिल्कुल सिंपल काम है। तो अब हम पहली सीढ़ी से अब दूसरी सीढ़ी की ओर जा रहे हैं, त्रिभुज के मतलब दूसरे एक्सरसाइज की ओर जा रहे हैं। उसका पहले बेसिक समझेंगे, प्रमेय है, प्रमेय समझेंगे, कैसे एग्जाम में लिखना है, कैसे उसको प्रूफ कर सकते हैं वो समझेंगे, उदाहरण समझेंगे। फिर उसके बाद में प्रश्नावली के सारे क्वेश्चन हल करेंगे और इसी प्रकार से आगे की ओर बढ़ते जाएंगे। देखते हैं हम अगला बेसिक।